हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट 100। चलिए अब हम अपना आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो अभी हमने पहले पढ़ा था, रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उन्हीं के बारे में आगे इसमें बताया हुआ है। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वॉज अंडर वे। तो बता रहे हैं कि जो अभी हम रिवॉल्ट्स देख रहे थे पुअर लोगों के द्वारा, अनएम्प्लॉयड लोगों के द्वारा, और जो पीजेंट्स थे, स्टार्विंग पीजेंट जो भुखमरी से फेस कर रहे थे भुखमरी को, वो पीजेंट्स और वर्कर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनके साथ साथ पैरेलली एक और रिवॉल्ट चल रहा था जो एजुकेटेड मिडिल क्लास द्वारा लेड किया जा रहा था। वो उसके लीडर थे, वो अंडरवे था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। तो कह रहे हैं जो फरवरी 1848 में इवेंट्स हुए थे, उनकी वजह से मोनार्क का एब्डिकेशन हो गया था। एब्डिकेशन मतलब मोनार्की को ख़त्म करके मोनार्क रूल को हटा दिया गया, और एक रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। मेल सफरेज मतलब वोट, राइट टू वोट ही बताया हुआ है कि मेल को राइट टू वोट की परमिशन दे दी गई थी। वो मेल लोग अब वोट कर सकते थे, वो लागू कर दिया गया था, और वो एक रिपब्लिक बेस्ड था, गणतंत्र बेस्ड। In other parts of Europe, where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, ये बताने कि अदर पार्ट्स जो थे यूरोप के, जहाँ पर इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट अभी बने नहीं थे, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरियन और ये सब एम्पायर। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। तो इन सब कंट्रीज़ के जो मैन थे, वुमेन थे, यानी कि लोग थे, जो लिबरल मिडिल क्लास के बिलोंग करते थे, जो वो वाले लोग, उन सब ने कंबाइंडली एक साथ सब ने डिमांड की कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए, यानी उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ देश चाहिए जिसमें नेशनल यूनिफिकेशन हो, सब एकजुट रहते हों और पूरा देश एकजुट होकर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles। तो बता रहे कि ये जो लोग थे, इन्होंने एडवांटेज लिया जो पॉपुलर अनरेस्ट हो रहे थे, यानी पॉपुलर जो रिवोल्यूशन हो रहे थे, उससे जो भागदौड़ी हो रही थी, पॉपुलर स्ट्रगल्स जो हो रहे थे, उसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने भी साथ साथ उसमें अपना फ़ायदा निकाल कर बाकी देशों ने नेशन स्टेट बनाने की बात की और डिमांड की उसी की, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे चले गया वो वाला नेशनल स्टेट्स। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेगा, वहाँ पर प्रेस की फ्रीडम होगी और एसोसिएशन की फ्रीडम होगी। एसोसिएशन मतलब लोगों के एक साथ आने की, ग्रुप्स बनाने की और ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने की, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly। तो जर्मन रीजन्स में एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हो रही थी, यानी पॉलिटिकल रैली जो हो रही थी, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, पॉलिटिकल अलग अलग पार्टीज़ वगैरह होंगी। तो वही बता रहे हैं जिसके जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे और प्रोस्पेरस आर्टिजन्स जो थे। प्रोस्पेरस मतलब जो अच्छे परिवार से थे, फले फूले परिवार से, वही बताया हुआ है प्रोस्पेरस का मीनिंग। वो सब एक साथ आए फ्रैंकफर्ट सिटी में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वोट करेंगे फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो ये एक तरह से पार्टी का नाम कह सकते हैं, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वो वोट करेंगे सब फ्रैंकफर्ट सिटी में। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul। तो बता रहे हैं लाइन्स में हमें कि 18 मई की डेट को 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया, और वो एक फेस्टिव प्रोसेशन के रूप में मार्च करते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पार्ट लेने के लिए पहुँचे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में। कन्वेंट का मीनिंग होता है लोगों का एक साथ आकर किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करना, कोई डिस्कशन करना।
तो वही बता रहे हैं, फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है वो ऑर्गेनाइज की गई चर्च ऑफ सेंट पॉल में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए। टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, तो बता रहे हैं वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था कि वो हेड तो उसको मोनार्क करेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा पार्लियामेंट को, यानी पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा, हमारा जो मोनार्क होगा वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन दिखावे के लिए वो मोनार्क रहेगा। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, तो जब डिप्यूटीज़ ने ऑफ़र किया इस तरह का क्राउन इन टर्म्स पर कि आप सिर्फ एक दिखावे के राजा रहेंगे, आप सब्जेक्ट होंगे पार्लियामेंट के, आप पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे। इन्होंने डिप्यूटीज़ ने ये ऑफ़र किया फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, वो किंग थे प्रूसिया के, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उन्होंने इसे रिजेक्ट करने के बाद अदर्स मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया जो बाकी इस तरह के राजा थे, ताकि वो इन सब इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर सकें, वो उसके अगेंस्ट जाना चाहते थे। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, तो जैसे जैसे एरिस्टोक्रेसी का अपोजिशन, यानी ये मोनार्की वाले लोग का अपोजिशन, जो हायर क्लास के एस्टेट के लोग थे, हायर स्टेट के लोग, हायर क्लासेस के लोग, और मिलिट्री का जो अपोजिशन था, उनके साथ मिलिट्री भी थी, वो स्ट्रोंगर होता चला गया, और पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो धीरे धीरे इरोड होता चला गया, यानी ख़त्म होता चला गया, इरोड हो गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, तो जो पार्लियामेंट थी वो उसमें डोमिनेशन जो था, यानी ज़्यादातर जो लोग थे जिनका दबदबा था वो मिडिल क्लास के लोग थे, जो रजिस्ट करते थे वर्कर्स की डिमांड्स को और आर्टिजन्स की डिमांड को। तो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्हें वर्कर्स और आर्टिजन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे क्योंकि वो डोमिनेंस में थे, तो अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे। तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो हुआ वो ये हुआ कि उन्हें वर्कर्स और आर्टिजन्स का उन्हें सपोर्ट भी छूट गया, उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिस्बैंड, उसके बाद ट्रूप्स आ गए, मिलिट्री ट्रूप्स आ गई, उनको बुलाया गया और असेंबली जो थी ये ख़त्म हो गई, इसको डिस्बैंड कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years, तो जो इशू था पॉलिटिकल राइट्स को वुमेन को देने का, यानी वुमेन को जो पॉलिटिकल राइट्स देने का जो इशू था वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका था लिबरल मूवमेंट के अंदर, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, तो जो लिबरल के मूवमेंट हो रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, उसमें वुमेन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। तो एक इशू उठा कि हम वुमेन्स को भी राइट्स देने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स, उनको भी अधिकार होना चाहिए बड़ी पोस्ट पे आने का और पॉलिटिकल डिसीजन रहने का, और साथ साथ पॉलिटिकल डिसीजंस को लेने का। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। वुमेन्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाते हैं जैसे, उन्होंने न्यूज़पेपर्स को फाउंड किया, उन्होंने पार्ट लिया पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डेमोन्स्ट्रेशंस में। तो इसमें यही बता रहा है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि वुमेन की कंडीशंस क्या थी उस वक्त, उस टाइम पे, तो वुमेन ने किस तरह से फिर अपोज किया, वही सब बता रखा है, वुमेन्स ने क्या मेजर लिए, तो इसमें हम ये सब लिख सकते हैं। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज, डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड ऑफ सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, तो इतनी मेजर्स करने के बाद भी उनको सफरेज के राइट्स नहीं दिए गए। सफरेज मतलब बताया था वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए वुमेन्स को। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, तो जब ये सेंट पॉल वाली जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी, तब वुमेन को सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर रखा गया था कि वो देखकर खड़े होकर सिर्फ देख सके, विजिटर्स गैलरी में उनको रखा गया था। देखिए हम देख लेते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो उन्होंने बताया है कि आप नोटिस कीजिए यहाँ पर कि वुमेन को अपर लेफ्ट गैलरी में किस तरह से, यहाँ पर वुमेन सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं और ये जो यहाँ पर हैं ये लोग पार्ट ले रहे हैं पार्लियामेंट में,
और वुमेन सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर रखा गया है वुमेन्स को। साथ में आपको मैं एक मीनिंग और बता देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है फेमिनिस्ट, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं वुमेन्स के राइट्स के लिए, जो वुमेन के राइट्स के लिए लड़ते हैं या बहुत अवेयर होते हैं, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले हर जेंडर्स को, और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी मिले और सोशल इक्वालिटी मिले। तो फेमिनिस्ट लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसा आपने सुना होगा कि वो बहुत फेमिनिस्ट विचार के लोग हैं, तो वही मीनिंग है यहाँ पे। चलिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ये रहा। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। ये बता रहे हैं कि दो मतलब हालांकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी वो एबल थी सप्रेस करने में लिबरल मूवमेंट्स को, यानी कि वो थोड़ा बहुत सप्रेस कर पाई थी लिबरल मूवमेंट्स को 1848 में, लेकिन फिर भी वो पुराना ऑर्डर नहीं ला पाई कंजर्वेटिव फोर्सेस जो पहले था। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolutions and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। तो ये बता रहे हैं कि जो मोनार्क्स थे वो रियलाइज़ करने लगे, उन्हें रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि जो ये रिवोल्यूशंस के साइकिल्स चल रहे हैं, बार बार रिप्रेशन के साइकिल चल रहे हैं, ये जब भी एंड हो सकता है जब हम उनको कुछ कंसेशंस दें, लिबरल्स और नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज़ को जब कुछ कंसेशन दें, उनको कुछ छूट दें, उनके भी कुछ राइट्स दें। हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। तो ये बता रहे हैं इसके बाद क्या हुआ। 1858 के ईयर के बाद जो हमारे ऑटोक्रेटिक लोग थे, मोनार्कीज़ वाले लोग थे और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, इन्होंने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया वो चेंजेस जो पहले से ही वेस्टर्न यूरोप में हो चुके थे 1815 से पहले। जो अदर वेस्टर्न यूरोप के पार्ट में हो चुके थे वो चेंजेस उन्होंने धीरे धीरे अपनी एरिया में लाने शुरू कर दिए, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। तो जो सर्फडम एक सज़ा थी हमारे मज़दूरों के लिए, वर्कर्स के लिए, और जो बॉन्डेड लेबर जिसे बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर मतलब जिसे बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, उसको भी ख़त्म कर दिया गया हैब्सबर्ग में, डोमिनियंस में और साथ में रशिया में भी। आगे बता रहे हैं हमें द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867। तो हैब्सबर्ग के जो रूलर थे उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी थोड़ी ग्रांट करी हंगरियंस को 1867 में। ऑटोनॉमी मतलब कि वो अपना एरिया चला सकते हैं, अपने आसपास का एडमिनिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। ऑटो का मीनिंग होता है आप सेल्फ, तो आप खुद की गवर्नमेंट को और ख़ुद के रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। वो इन्होंने 1867 के टाइम पे ग्रांट किया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। चलिए देखते हैं अब हम जर्मनी। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है जर्मनी के रिस्पेक्ट में। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई आर्मी किसी नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है। आर्किटेक्ट से मतलब है उसको, नेशन को बनाने वाला, उसको शेप देने वाला, उसका डिज़ाइन करने वाली। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं नीचे के लाइन्स में। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। तो 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था यूरोप में वो आगे बढ़ा फ्रॉम इस एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन के साथ साथ दोनों में एसोसिएशन तो था ही, क्योंकि डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन दोनों साथ साथ चल रहे थे, वो हमने देखा ही है अभी पहले। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो बता रहे हैं कि जो नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स थे वो ऑफन मतलब यूजुअली मोबिलाइज्ड होते रहते थे कंजर्वेटिव्स के द्वारा फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो जो हमारे कंजर्वेटिव्स लोग थे वो हमारे जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज कर रहे थे और उनका झुकाव था अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस जमाने के ऊपर। वो चाहते थे कि धीरे धीरे कंजर्वेटिव्स का ही राज बढ़ता जाए और वही पूरे यूरोप पर अपनी पावर बनाए
तो वही बताया हुआ है कि वो स्टेट पावर को प्रमोट कर कर अचीव करना चाहते थे पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। तो ये देखा जा सकता है, ऑब्ज़र्व किया जा सकता है उस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस के द्वारा जर्मनी और इटली जो है यूनिफाइड हुए एक नेशन स्टेट्स में। तो भी हम देखेंगे आगे कैसे। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स, कि जैसा हमने देखा ही था कि नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी मिडिल क्लास में, जर्मन्स की जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। तो ये बता रहे हैं कि हमने देखा था मिडिल क्लास में नेशनलिस्ट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी थी, जिन्होंने 1848 में ट्राई किया था यूनाइट करने का अलग अलग रीजन्स को, डिफरेंट रीजन्स को जर्मन की जो कॉन्फेडरेशन में थे। हमने पहले भी देखा था कॉन्फेडरेशन, उनको नेशन स्टेट्स में यूनाइट करने का एफर्ट्स हो चुके थे पहले ही, जिसको गवर्न किया जाएगा इलेक्टेड पार्लियामेंट द्वारा। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। तो ये बता रहे हैं कि ये जो लिबरल इनिशिएटिव लिया गया था नेशन बिल्डिंग का, इसको सेपरेट रिप्रेस्ड किया गया, यानी दबाया गया था। कंबाइंड फोर्सेस थी, किनके द्वारा दबाया गया था? मोनार्की द्वारा और मिलिट्री द्वारा, जो हमने पहले पढ़ा ही था। लार्ज लैंड ओनर्स ने, जिनको जंकर्स बोलते थे, और ये प्रूशिया के लार्ज लैंड ओनर्स थे। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। फिर उसके बाद प्रूशिया ने लीडरशिप ले ली मूवमेंट की नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। तो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, उनका नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। वो एक आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के, जिन्होंने इस प्रोसेस को शेप किया, उसको डिज़ाइन किया। तो ये नेम इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसे याद कीजिएगा, ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि आर्किटेक्ट हैं इस प्रोसेस के। तो उन्होंने ये जो प्रोसेस है इसको कैरी आउट किया विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। प्रूशियन आर्मी यानी मिलिट्री की हेल्प से, और ब्यूरोक्रेट्स जो लोग होते हैं उनकी हेल्प से इन्होंने इस मिशन को कैरी आउट किया फर्दर। 3 वॉर्स वर ओवर 7 ईयर्स। तो 3 वॉर्स हुई थी 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो प्रूशिया की 3 वॉर्स हुई थी 7 ईयर्स में, एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री। तो प्रूशियन की विक्ट्री हो गई इन वॉर्स में। उसके बाद जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का उसको कर दिया गया, और जनवरी 1871 में जो प्रूशियन किंग थे हमारे विलियम फर्स्ट, उनको जर्मन एम्परर की तरह प्रोक्लेम कर दिया गया, जिसके लिए एक सेरेमनी रखी गई थी। वो सेरेमनी वर्सलीज में हेल्ड हुई थी, वर्सलीज जगह का नाम है, वहाँ पर सेरेमनी हुई थी जिसमें विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया, वो प्रूशियन किंग थे। तो यहाँ पे साइड में पिक्चर भी दी हुई है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सलीज। तो एंटोन वॉन वर्नर, ये इसके पिक्चर के पेंटर हैं या आर्टिस्ट है जिन्होंने बनाई है। तो इसमें नीचे बताया हुआ है कि ये पेंटिंग उन्होंने बिस्मार्क को गिफ्ट की थी उनके 70th बर्थडे पे 1885 में, ये यहाँ पे बताया हुआ है। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated Hall of Mirrors in the Palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. So, बिटरली कोल्ड मॉर्निंग थी 18 जनवरी की 1871 में, एक ठंडी सुबह थी, एक असेंबली थी जिसमें प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इम्पोर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी थे उसमें। वो सब गैदर हुए थे एक साथ अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में इन द पैलेस ऑफ वर्सेलिस। तो अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स था, एक हॉल था, वहाँ पर काफ़ी सारे मिरर्स थे। वहाँ पर 357 मिरर्स थे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है मैंने। इन द पैलेस ऑफ वर्सेलिस टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। तो इसमें बताया हुआ है कि वो
प्रोक्लेम का मीनिंग होता है अनाउंस करना पब्लिकली, किसी डिसीजन को अनाउंस करना। तो यही अनाउंस करने आए थे कि नए जर्मन एम्पायर आ गए हैं, नया जर्मन एम्पायर आ गया है, उसके एम्परर होंगे केसर विलियम फर्स्ट प्रूशिया के। नेक्स्ट देखते हैं अब। बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी में, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया थी प्रूशियन स्टेट पावर की डोमिनेंस को। द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। तो जो नई स्टेट थी उसने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया था करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स को भी जर्मनी में। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो जो प्रूशियन के मेजर्स थे और प्रैक्टिसेस थी वो एक मॉडल बन गई बाकी रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो जर्मनी की तरह ही इटली की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशंस, फ्रेगमेंट वर्ड से आता है, फ्रेगमेंट मतलब डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन। तो वही बता रहे हैं आगे, अब पढ़ते हैं। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो जो इटालियंस थे वो स्कैटर्ड थे सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स के अंडर में, साथ साथ मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में भी वो सब स्कैटर्ड थे। मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर मतलब जो हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर था वो अलग अलग नेशन से फैला हुआ था, तो वहीं सब इटालियंस भी थोड़े थोड़े फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के मिडल में, यानी बात कर रहे हैं 1850s की, जो हमारा 1850s है उसकी बात कर रहे हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली को 7 स्टेट्स में बांट दिया गया था, ऑफ विच ओनली वन, सर्दिनिया पिडमेंट, वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। जिसमें सिर्फ ओनली वन स्टेट ऐसी थी जो सर्दिनिया पिडमेंट है, उस स्टेट का नाम है, जो सिर्फ इटालियन का प्रिंसली हाउस जिसको रूल करता था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में आता था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। जो सेंटर था वो पोप के द्वारा रूल किया जाता था। एंड द सदर्न रीजन्स फॉर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। सदर्न रीजन था वो बर्बन किंग्स के अंदर में था जो स्पेन से थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी कोई कॉमन या बहुत फेमस नहीं थी, उसकी कोई कॉमन फॉर्म नहीं थी जो सब लोगों को जोड़ सके एक साथ। उसकी भी अलग अलग रीजनल वर्जन्स थे, लोकल वेरिएशंस थे, तो कोई एक फिक्स लैंग्वेज भी नहीं थी, यही बताया हुआ है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 1830s, गिस्पी मैज़िनी हैज sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। तो 1830s के टाइम में जो गिस्पी मैज़िनी थे, ये इम्पोर्टेंट नेम है, आप ज़रूर याद रखिए, ये पहले भी आ चुका है। हैड sought टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। तो उनका एक आइडिया था, उनका एक विज़न था कि वो एक कोहेरेंट प्रोग्राम को के साथ इटली को यूनाइट करके इटालियन रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करना चाहते थे इटली में। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उन्होंने किस सीक्रेट सोसाइटी का फाउंडर थे, वो किसको उन्होंने फॉर्म किया, तो वो था यंग इटली। और कई बार उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है कि यंग इटली को किसने बनाया था, तो गिस्पी मैज़िनी इसका आंसर होगा। फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। डिससेमिनेशन मतलब अपने आइडियाज़, अपने गोल्स को स्प्रेड करने के लिए ये बनाई गई थी। द फेलर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मींट दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सर्दिनिया पिडमेंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II। तो ये बता रहे हैं कि जो फेलियर हुए थे रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग के 1831 में और 1848 में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप अदर वीडियोस में जाके देख सकते हैं, हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है, तो उसका ये मीनिंग निकल के आया, जो ये फेलियर्स हुए, कि अब जो है, जो मेंटल है, वो सब, मेंटल मतलब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब सर्दिनिया पिडमेंट जो स्टेट थी उसके ऊपर आ चुकी है। अंडर इट्स रूलर किंग, जो उनके रूलर किंग थे वो थे विक्टर इमैनुअल II। तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उनको इटली को यूनिफाई करना है, इटली की स्टेट्स को वॉर के थ्रू। In the eyes of the ruling elites of this region,
यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो जो रूलिंग एलिट लोग थे उनकी आइज़ में मतलब उनको ऐसा लगता था कि एक यूनिफाइड अगर इटली होगी तो उससे उन्हें ऑफ़र होंगी पॉसिबिलिटीज़ नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और पॉलिटिकल डोमिनेंस की। उससे वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ा पाएंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। चलिए अब हम अपना आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन चुकी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारी हेल्प कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आई।